विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय कुमार यादव, आचार्य ज्वाला देवी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयाग। मैं आज भैयाओं बहनों को लेखा शास्त्र मॉडल प्रश्न पत्र के विषय में कुछ जानकारी दे रहा हूं। कुछ संभावित प्रश्न हमारे पास हैं, हो सकता है कि ये परीक्षा में पूछे जाएं। सबसे पहले आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके 4 ऑप्शन पे आधारित हैं। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का ही आपको चयन करना है। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। तो यहाँ पे आय आपकी ज़्यादा है और व्यय कम है, तभी व्यय की आय की अधिकता पर होगी। तो यहाँ पर आपका प्रश्न होगा अधिशेष, सही माना जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है, एक सामान्य साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो एक सामान्य साझेदारी की अधिकतम संख्या आप देखोगे, यहाँ पे अधिकतम पूछा है, न्यूनतम के बारे में नहीं पूछा है। तो अधिकतम संख्या आप यहाँ पर 50 बता सकते हैं, ठीक ना। तो 50 यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तीसरा, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो जो रोकड़ प्रवाह विवरण आप बनाया जाता है वह रोकड़ प्रवाह विवरण AS3 से संबंधित माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है। तो इनमें 4 ऑप्शन में तुलनात्मक विवरण आपका वित्तीय विवरण विश्लेषण का उपकरण है, अनुपात विश्लेषण भी है, समान आकार विवरण भी है। तो इसमें से तलपट एक ऐसा आपको दिख रहा है जो वित्तीय विवरण विश्लेषण का उपकरण नहीं माना जाता है। आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वह है कि जो आर्थिक चिट्ठा आपका बनाया जा रहा है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठा आता है। तो आपका आर्थिक चिट्ठा अनुसूची 3rd के अंतर्गत बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अंश आवंटन खाता। अंश आवंटन खाता ये क्या है, यानी कि व्यक्तिगत खाता, नाममात्र खाता, वास्तविक खाता या इनमें से कोई नहीं। तो अंश आवंटन खाता आपका व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आता है। इसके बाद है 7th नंबर क्वेश्चन है, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। तो जो साझेदार की पूंजी पे हम लोग ब्याज की गणना करते हैं वह प्रारंभ की पूंजी पर करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिला है, इनमें से प्रारंभ की जो पूंजी है उसी पे हम लोग ब्याज की गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए और बी एक फर्म में 3 संबंधित 2 के अनुपात में साझेदार, वे सी को 1/4 लाभ के लिए साझेदारी में शामिल करते हैं। साझेदारों का भावी लाभ विभाजन अनुपात होगा, ठीक। तो यहां पर 3 संबंधित 2 के अनुपात है। नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश कर रहा, उसको 1/4 भाग देते हैं। तो यहाँ पे नया अनुपात निकालना पड़ेगा। तो जो नया अनुपात निकाला गया है उन चारों में वह अनुपात 9 संबंधित 6 संबंधित 5 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है, साझेदारों के चालू खाते तब खोले जाते हैं जब उनकी पूंजी, यहाँ पे ब्लैंक है, होते हैं, ठीक है ना। तो साझेदारों के चालू खाते कब खोले जाते हैं, यानी कि इसमें आपको देखिए ऑप्शन दिया हुआ स्थिर या परिवर्तनशील। तो जब साझेदारों के की पूंजी खाते स्थिर होते हैं तभी चालू खाते खोले जाएंगे। अगर स्थिर नहीं रहते हैं तो परिवर्तनशील से जो है काम चला लिया जाता है। तो यहाँ पे चालू खाते कब खोले जाएंगे, जब उनकी पूंजी स्थिर रहेगी और बाकी उनके जो परिवर्तन होंगे जैसे वेतन, पूंजी पर ब्याज, आहरण का ब्याज, वो सब चालू खाते में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर, अंशों का हरण करने से पूर्व अंशधारी को नोटिस देना अनिवार्य है। यानी कि अंशधारी को नोटिस हरण करने से कितने दिन पहले मिल जाना चाहिए, यह संचालक मंडल में डिसाइड कर लिया जाता है। तो अंशों का हरण करने से पूर्व अंशधारी को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और 14 दिन का नोटिस देने के बाद उनके अंशों का हरण कर लिया जाता है। तो ये आपके 10 प्रश्न थे बहुविकल्पी के। इसके बाद आपका नेक्स्ट है अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि आपके 10 प्रश्न हैं और ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। पहला है आरक्षित पूंजी क्या है, जिसको हम लोग रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो
तो रिजर्व कैपिटल ये कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होती है। कंपनी इस पूंजी को सुरक्षित रखती है भविष्य के लिए, क्योंकि कंपनी को लेनदारों का भुगतान करने के लिए या भविष्य में कभी कंपनी को हानि हो तो कंपनी अंशधारियों से इस पूंजी की मांग करती है। तो इस पूंजी को कंपनी भविष्य के लिए सुरक्षित रख देती है, जिसको हम लोग आरक्षित पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर, सदस्यता शुल्क से आप क्या समझते हैं? सदस्यता शुल्क ये गैर व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित है। तो सदस्यता शुल्क गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की एक मद है, ठीक। और ये सदस्यता शुल्क आपकी दो प्रकार की होती है, एक आजीवन सदस्यता शुल्क होती है और एक जो है कि कोई सदस्य आते हैं चले जाते हैं उनके आधार पर यह शुल्क होता है। तो सदस्यता शुल्क गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की मद है और ये सदस्यों से लिया जाता है। 13 नंबर है, साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं? साझेदारी संलेख जब दो या दो से अधिक साझेदारों के मध्य व्यवसाय को लेकर के अनुबंध होता है तो उस अनुबंध को मौखिक और लिखित दो रूपों में रखा जाता है। तो मौखिक अगर रखा गया है तो फिर वो कभी ना कभी साझेदारों के बीच मनमुटाव का कारण बनता है, लेकिन जो हमारा लिखित अनुबंध है वो स्टाम्प पेपर पर जितने भी साझेदार हैं उनके मध्य व्यवसाय में क्या क्या गतिविधियां हैं जिनके कारण भविष्य में मनमुटाव हो सकता है, वो साझेदारी संलेख में लिख लिया जाता है। जैसे व्यवसाय का नाम व पता, ठीक। उसके बाद व्यवसाय में कितने सदस्य हैं, उनके नाम, पते, व्यवसाय और उनके हस्ताक्षर, व्यवसाय में साझेदारों ने कितनी पूंजी लगाई है, उसके बाद उन्हें पूंजी पर ब्याज मिलेगा कि नहीं, आहरण का ब्याज। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो साझेदारी संलेख में लिख ली जाती है, जिनसे भविष्य में अगर कोई मनमुटाव होता है तो इस संलेख के आधार पर उस मनमुटाव को दूर किया जाता है। आपका है त्याग अनुपात की गणना क्यों की जाती है? त्याग अनुपात, यहाँ पे त्याग लिखा हुआ है, ठीक। त्याग अनुपात का मतलब क्या हो गया कि दो साझेदार पहले से काम कर रहे हैं और कोई नया साझेदार को व्यवसाय में लेना चाहते हैं, ठीक। तो जब कोई नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदार अपने अनुपात का त्याग नए साझेदार के लिए करते हैं, ठीक। तो इसे हम लोग त्याग अनुपात कहते हैं। अग्रिम याचना एवं अवशिष्ट याचना में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, अग्रिम याचना, ठीक। और उसके बाद है आपका अवशिष्ट याचना। अग्रिम याचना क्या हो गई? अग्रिम याचना कंपनी के द्वारा अंशों पर एप्लीकेशन मांगी गई, आवंटन मांगा गया, लेकिन कंपनी ने प्रथम याचना और द्वितीय याचना नहीं मांगा। लेकिन कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जो कि प्रथम याचना का पैसा आवंटन के साथ या द्वितीय याचना का पैसा प्रथम याचना के साथ भुगतान कर देते हैं, तो उसे हम लोग अग्रिम याचना कहते हैं। अवशिष्ट याचना जिसको हम लोग कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं, कंपनी द्वारा मांगी गई याचना का यदि अंशधारी समय से भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे हम लोग अवशिष्ट याचना कहते हैं, इसे हम लोग बकाया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, चालू दायित्व की दो मदें बताइए। चालू दायित्व हमारी करंट लायबिलिटीज की जो दो मदें हैं, उन दो मदों के अंतर्गत हम लोग क्रेडिटर लेनदार या फिर दे बिल्स पेबल को शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंतरिम लाभांश क्या है? अंतरिम लाभांश को जानने से पहले हम लोग देख लेंगे ये लाभांश। लाभांश क्या है? लाभांश जब कंपनी को लाभ प्राप्त होता है तो उस लाभ में जब कंपनी अंशधारियों को कुछ अंश देती है तो उसे हम लोग लाभांश कहते हैं। यहां पे अंतरिम लाभांश है। अंतरिम लाभांश का मतलब कि कंपनी के संचालक को ऐसा लगता है कि वर्ष के मध्य में भी अतिरिक्त लाभ होने की संभावना है, ठीक। तो उस अतिरिक्त लाभ को संचालक मंडल अपनी सभा में देखता है कि क्या वर्ष के मध्य में अंशधारियों को लाभांश दिया जा सकता है कि नहीं। तो जो वर्ष के मध्य में लाभांश दिया जाता है उसे हम लोग अंतरिम लाभांश कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह से क्या आशय है। यहां पे रोकड़ प्रवाह दिया हुआ है। रोकड़ प्रवाह में हम लोग कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को शामिल करते हैं। किन माध्यम से कैश इनफ्लो हो रहा है और किन माध्यम से हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, उसको हम लोग रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गैर रोकड़ मदें किसे कहते हैं। गैर रोकड़ मदें ऐसी मदें होती हैं कि जो हमारे लाभ को कम कर देती हैं। इसके अंतर्गत ना तो रोकड़ आती है ना तो रोकड़ जाती है, ना तो कैश इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, लेकिन ये हमारे लाभ को यानी प्रॉफिट को बहुत कम कर देती हैं। तो गैर रोकड़ मदों के अंतर्गत जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन को शामिल करते हैं और डेप्रिसिएशन के साथ साथ हम लोग बैड डेट्स को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक, तो उसे हम लोग गैर रोकड़ मद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या आशय है। वित्तीय विवरण, यहां पे वित्तीय विवरण नाम दिया गया है, तो वित्तीय विवरण के हम लोग के अंतर्गत हम लोग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को शामिल करते हैं। ठीक, और हम वित्तीय विवरण में जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है उसका विश्लेषण किया जाता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन के बाद कुछ निष्कर्ष निकल के आते हैं और उस निष्कर्ष पर फिर विचार किया जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न, ये 5 नंबर के हैं। ठीक, इनमें प्रश्न संख्या 21, स्थायी पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर लिखिए। ठीक, तो स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता, ये दोनों दो खाते अलग अलग हैं। ठीक, तो दोनों में क्या अंतर हो गया। स्थायी पूंजी खाते में हमारी पूंजी स्थायी रहेगी, यानी प्रारंभ में जो पूंजी लगी थी वर्ष के अंत में भी हमारी उतनी ही पूंजी रहेगी। और परिवर्तनशील पूंजी खाते में हमारी पूंजी परिवर्तित होती रहती है, जो प्रारंभ में लगी थी अंत में जाते जाते वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक, तो स्थायी पूंजी खाते में हमारी पूंजी स्थायी होती है, परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी हमारी बदलती रहती है। स्थायी पूंजी खाते के अंतर्गत हमको 2 खाते बनाने पड़ते हैं। ठीक, पहला होता है साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हम लोग बनाते हैं इसी के अंतर्गत जिसे कहते हैं करंट अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और परिवर्तनशील पूंजी खाते के अंतर्गत सिर्फ एक खाता बनाया जाता है। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है और काल्पनिक आंकड़ों से यह खाता आपको बनाकर दिखाना है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है, सबसे पहला प्रश्न ये है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रश्न आपका साझेदारी से संबंधित है, यानी कि साझेदारी के अंतर्गत अगर कोई नया साझेदार प्रवेश कर रहा है या कोई साझेदार अवकाश कर रहा है या किसी साझेदार की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या कोई साझेदार व्यवसाय को छोड़ के चला जाता है, तो इन तीनों के फलस्वरूप संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। और पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तन होता है, यानी संपत्तियां हमारी घट भी सकती हैं और संपत्तियां बढ़ भी सकती हैं। इसी प्रकार से हमारे दायित्व घट भी सकते हैं और दायित्व हमारे बढ़ भी सकते हैं। ठीक, तो संपत्तियों को घटने और बढ़ने, दायित्वों को घटने और बढ़ने के फलस्वरूप जो खाता बनाया जाता है उसे हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। इसमें एक डेबिट होता है, एक डेबिट खाता होता है, दूसरा आपका क्रेडिट खाता होता है। डेबिट पक्ष में हम लोग संपत्तियों पे हानि हुई है उसको डेबिट पक्ष में हम लोग दिखाते हैं, और दायित्व हमारे बढ़े हैं तो वो हमें डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। इसी प्रकार पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में अगर हमारी संपत्तियां बढ़ रही हैं, इंक्रीज इन एसेट्स है, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे।
इसी प्रकार से हमारी डिक्रीज इन लायबिलिटी है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी को हम लोग जो है कि पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए। ठीक, कंपनी दो प्रकार के अंश निर्गमित करती है, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश। समता अंश जिसको इक्विटी शेयर कहते हैं, इसको हम लोग साधारण अंश भी कहते हैं। ठीक, ये आपका पूर्वाधिकार अंश है जिसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ठीक, तो समता अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश मिलने के बाद ही दिया जाता है और पूर्वाधिकार अंश पे लाभांश सबसे पहले प्राप्त होता है। दूसरा अंतर आपका है ये कि समता अंश एक प्रकार के होते हैं केवल, और आपके पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं। ठीक, जब पूंजी वापस करने की बारी आती है तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को सबसे पहले पूंजी वापस की जाती है, और यदि पूंजी बच गई है तब समता अंशधारियों को पूंजी वापस की जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। आपका जो वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य बताना है। इसका उद्देश्य यह है कि व्यवसाय की शोधन क्षमता की जानकारी ज्ञात करना। वित्तीय विवरण जो हम लोग बनाते हैं उसका पहला उद्देश्य है व्यवसाय की शोधन क्षमता की जानकारी ज्ञात करना। उसके बाद है बजट का निर्धारण करना। अगर हमने वित्तीय विवरण को ठीक से देखा है, बनाया है, तो हम उसके द्वारा भविष्य के लिए बजट का भी निर्माण कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं वित्तीय विवरण के द्वारा, क्योंकि हमारे पास 2 वर्षों के, 3 वर्षों के या अधिक वर्षों के आंकड़े उपलब्ध होंगे, तो उनके द्वारा हम जो है कि तुलनात्मक अध्ययन भी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है वित्तीय विवरणों के आधार पर हम ब्याज एवं लाभांश की गणना भी कर सकते हैं, क्योंकि वित्तीय विवरण में हमें लाभ दिखाई पड़ेगा और लाभ के आधार पर हम भविष्य के लिए ब्याज और लाभांश की घोषणा भी कर सकते हैं, और हमें वित्तीय शुद्धता का ज्ञान भी वित्तीय विवरण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, रोकड़ प्रवाह विवरण के उपयोगों की व्याख्या कीजिए। ठीक, रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसके अंतर्गत कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को शामिल किया जाता है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण के उपयोगों की हमको व्याख्या करना है। तो इसके अंतर्गत जो है कि सबसे पहले व्यवसाय में रोकड़ है कितना, उसके आधार पर लाभांश संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं। फिर उसके आधार पर जो है कि रोकड़ बजट का निर्माण भी, भविष्य के लिए रोकड़ बजट का निर्माण भी जो है कि आसानी से किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो रोकड़ के आधार पर जो है कि हम दैनिक रोकड़ का प्रबंध भी कर सकते हैं, अगर रोकड़ प्रवाह विवरण के आधार पर हमारे पास रोकड़ की उपलब्धता बनी हुई है तो। क्वेश्चन नंबर 26, आय तथा व्यय खाता से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। आय तथा व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आप क्या समझते हैं, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं की जो भी लेन देन होते हैं उनके, वे अपने लेन देनों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत खाता बना करके रखते हैं। इसके अंतर्गत आयगत मदों का वर्णन किया जाता है, केवल चाहे आयगत व्यय हो
चाहे आयगत आय हो। पूंजीगत मदों का वर्णन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। और आय तथा व्यय खाता बनाते समय समायोजनाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है कि कौन सी समायोजन किस मद से संबंधित है। इसकी विशेषताओं में फर्स्ट नंबर है कि आय व्यय खाता आपका आयगत मदें और आयगत आय और व्यय को लेकर के बनाया जाता है। नंबर 2, आय व्यय खाताओं के अंतर्गत समायोजनाओं का लेखा किया जाता है। आय व्यय खाते के अंतर्गत अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, ह्रास, इन सबों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है विशेषताओं के अंतर्गत आपकी आय व्यय खाता ना तो रोकड़ शेष से प्रारंभ होता है और ना ही रोकड़ शेष से आपका समाप्त होता है। तो आय व्यय खाते के अंतर्गत आय का व्यय पे आधिक्य या व्यय पर आय का आधिक्य अंत में आता है। इसके बाद आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न आता है जिसे आपको हल करने होते हैं। ठीक, यहां पर आपको हम थोड़े थोड़े पॉइंट बताते जाएंगे। ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपके हैं, ठीक है ना। ये आपके आर्थिक चिट्ठे से संबंधित है। देखिए प्रश्न दिया गया हुआ है, यक्स और वाई आपके साझेदार हैं, इनका चिट्ठा दिया गया है। दायित्व संपत्ति पक्ष दिया गया है, वह है दायित्व पक्ष में लेनदार, देयबिल, सामान्य स्थिति, पूंजी खाते। इसी प्रकार से आपके संपत्ति पक्ष में बैंक, डेटर, फर्नीचर और बिल्डिंग्स है। और उन्होंने जेट को साझेदारी में सम्मिलित किया है। जेट व्यवसाय में शामिल हो रहा है तो पुस्तकों में ख्याति खाता 10,000 रुपए से खोला जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि वो 10,000 रुपए नगद ला रहा है कि नहीं, तो ये हम लोग उधार मान के चलेंगे। फर्नीचर और भवन पे 5% ह्रास काटा जाए, देनदारों पर 5% आरक्षण दिया जाए, सभी साझेदारों के पूंजी लेखे उनके लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित किया जाए। तो ये जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है, यहां पर देखेंगे कि लाभ हानि विभाजन अनुपात में उनकी पूंजी का समायोजन करना है, यानी नया अनुपात निकालना है और नए अनुपात में साझेदारों की पूंजी समायोजित होगी। जेड 12,000 रुपए पूंजी के लिए लाता है और भविष्य में लाभों में 1/4 भाग लेता है। तो फर्नीचर और भवन पे यहाँ पे ह्रास काटा गया है। अभी हमने आपको पीछे पुनर्मूल्यांकन खाता बताया है, ठीक। तो फर्नीचर और भवन पे जो ह्रास काटा गया है इसको हम लोग 2 फर्नीचर और 2 बिल्डिंग करके दिखाएंगे। देनदारों पे 5% आरक्षण दिया गया है तो 2 बैड डेट्स ऑन डेटर 5% हम लोग दिखाएंगे, ठीक। और इसके अलावा आपके पुनर्मूल्यांकन खाते में और भी कोई चीज इसमें से कोई भी मत जाने वाली नहीं है, ठीक। उसके बाद हम लोग साझेदारों के पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। तो नए साझेदारों के पूंजी खाते हम लोग समायोजित करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका पी, क्यू और आर एक व्यवसाय में साझेदार 1 अप्रैल 2020 को उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 25,000 और 20,000 है। साझेदारी संलेख के अनुसार प्रत्येक साझेदार को पूंजी पे 5% ब्याज और 1,500 रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। विभाजन योग लाभ के प्रथम 4,000 का 40%, पी को 30%, क्यू को और 30% आर को प्राप्त होना। इस रकम के बाद लाभ का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज तथा साझेदारों को वेतन काटने के पूर्व लाभ हानि खाता 16,350 का लाभ प्रदर्शित करता है। लाभ हानि समायोजन खाता बनाना यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम लोग बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे। 16,350 ये आपका लाभ हुआ है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 2 तरफ, ठीक है ना। डेबिट साइड में हम साझेदार का पूंजी पर ब्याज है तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तीनों साझेदारों का पूंजी का ब्याज दिखा देंगे, ठीक। उसके बाद 1,500 रुपए वार्षिक वेतन जो उनको दिया जाता है। विभाजन योग लाभ का प्रथम 4,000 का 40%, ठीक ना। तो जो जितना भी लाभ बचेगा उसमें से 4,000 जो आपका रहेगा, 4,000 का 40% पी को मिलेगा सबसे पहले और 4,000 का 30%
क्यू को मिलेगा और 30% आर को मिलेगा। ठीक, और जितना भी लाभ हुआ है उसमें से 4000 घटाने के बाद जो भी लाभ बचता है वो पी क्यू आर को बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग लाभ हानि समायोजन खाते के अंतर्गत करते हैं। प्रश्न संख्या 28, ये भी आपका देखिए दिया गया है, आर्थिक चिट्ठे से संबंधित है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2018 को रमण लिमिटेड की पुस्तकों से निम्नलिखित शेष निकाले गए। भूमि 10 लाख, अचल संपत्तियां 10 लाख, छोटे औजार 10,000 के हैं, प्राप्य विपद 2,30,000 के हैं आपके, लाभ हानि विवरण डेबिट है आपका 1,20,000, अंश 18 लाख, संचय एवं अधिशेष 2 लाख, 12% ऋण पत्र आपके 5,50,000 है, कर के लिए प्रावधान 10,000 है, लेनदार 1 लाख, ख्याति 1 लाख, बैंक में रोकड़ 2 लाख, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची थर्ड के अनुसार आपको बनाना है। तो ये जो आपका आर्थिक चिट्ठा बनेगा आपके कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनाना है। इसके लिए आपको आर्थिक चिट्ठा का फॉर्म, आर्थिक चिट्ठा का जो प्रारूप दिया गया है उसके अंतर्गत आपको इसको आपको बनाना रहेगा। इसके बाद है आपका लाभ हानि खाता है। ये लाभ हानि खाता दिया हुआ है। लाभ हानि खाता भी जो है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आपको बनाना है। ठीक है ना, ये सारी सूचनाएं दी गई हैं। इनमें से इनकम फ्रॉम रेवेन्यू सबसे पहले ले लिया जाता है। इनकम फ्रॉम रेवेन्यू में आपके पास विक्रय है, अदर रेवेन्यू आपके पास नहीं है तो अदर रेवेन्यू नहीं लेते हैं हम लोग फिर। ठीक है ना, इसके बाद आपके जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ले लिए जाएंगे आपके। ठीक है ना, एक्सपेंसेस में देखेंगे आपके जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, कर्मचारियों से संबंधित एक्सपेंसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन से संबंधित एक्सपेंसेस होते हैं, उनको ले लिया जाता है। ठीक ना, टैक्स के बारे में इसमें कुछ भी नहीं दिया है तो इसमें हम लोग टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक, तो ये भी 2013 लाभ हानि खाते प्रारूप के अंतर्गत इसको भी बनाना है। आपके पास शेयर का क्वेश्चन है। देखिए, यक्स वाई कंपनी लिमिटेड ने जनता को प्रत्येक 10 रुपए वाले 15,000 5 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पे निर्गमित किए। भुगतान निम्न प्रकार था। आवेदन 2 रुपए, आवंटन 7 रुपए प्रति अंश, प्रीमियम सहित है। प्रथम और अंतिम याचना पे 6 रुपए प्रति अंश निर्गमित किए। आवेदन पत्र प्राप्त हुए और संचालक मंडल द्वारा उनका आवंटन कर दिया गया। 300 अंशों पर याचना राशि नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है, और शेष समस्त राशियां प्राप्त हो गई हैं। यहां पे देखेंगे एक प्रथम और अंतिम याचना की गई, इसलिए 300 अंशों पर केवल याचना नहीं, यानी प्रथम और अंतिम की नहीं प्राप्त हुई। शेष समस्त देय राशियां प्राप्त हो गई। इन 300 अंशों का हरण कर लिया गया है। बाद में इन अंशों को 9 रुपए प्रति अंश पे पूर्णदत्त रूप में निर्गमित कर दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आवेदन पे 2 रुपए प्रति अंश है। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते हैं। एप्लीकेशन की एंट्री आप लोगों को मालूम भी होगी। ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस प्रकार से एंट्री करते हैं। तो 2 रुपए आपका आवेदन का है, इसमें इंटू कर देंगे, 30,000 रुपए आवेदन के हो जाएंगे इसको। ठीक है ना, फिर इसको हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस प्रकार से एंट्री करते हैं आपका। फिर उसके बाद आ जाता है आवंटन। आवंटन देखेंगे 7 रुपए प्रीमियम सहित दिया गया है। ठीक है ना, तो यहां पे हमको मालूम करना पड़ेगा प्रीमियम कितना रुपया हुआ है। तो कैसे आप प्रीमियम मालूम करेंगे, तो आप देखेंगे 2 रुपए आपका आवेदन है, 7 रुपए आपका क्या है आवंटन है। तो 7 और 2 9 हो गया, और अंतिम याचना 6 है। तो 9 और 6 कितना हो गया, 15 रुपए हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 10 रुपए के अंश पे 15 रुपए कंपनी ले रही, तो 5 रुपए आपका प्रीमियम सहित यहां पर है। ठीक है, तो प्रीमियम की एंट्री हम लोग जो है कि आवंटन की जब देय राशि अधिधारियों से मांगते हैं तो उस समय करते हैं। ठीक, तो यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद प्रीमियम सहित हमको आवंटन की राशि प्राप्त हो गई है। तो आवंटन की राशि 15 × 7 कर देंगे। ठीक ना, पूरी राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग प्रथम और अंतिम याचना पर आते हैं। प्रथम और अंतिम याचना पर 6 रुपए कंपनी मांग रही है। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15 × 6 हो जाएगा 90,000 आपका। ठीक है, लेकिन जब हम लोग अंशधार 300 अंशों पर
याचना राशि नहीं मिली है 300 अंशों पर, यानी कि आपकी याचना राशि 6 रुपए है, 6×18 यानी कि 1800 रुपए आपको नहीं मिली है। ठीक है ना, तो आपका 90,000 रुपए में से 1800 रुपए आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कॉल्स इन एरियर्स में हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर्स में हम लोग 30,000 दिखा देंगे। ठीक, और शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 90,000 दिखा देंगे और माइनस कर देंगे। ठीक ना, तो जो राशि आएगी वो बैंक में दिखा देंगे। ठीक, और इन 300 अंशों का हरण कर लिया गया है। ठीक है, इन 300 अंशों का क्या किया गया, हरण कर लिया गया। तो जब हम हरण करते हैं तो हमारी अंश पूंजी कम हो जाती है, इसलिए हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इस प्रकार से एंट्री करेंगे। ठीक, और उसके बाद इन अंशों को 9 रुपए प्रति अंश पे पूर्णदत्त रूप में निर्गमित किया गया। आप देखेंगे 10 रुपए का अंश था, 9 रुपए पे निर्गमित किया गया। ठीक, तो जो हमने हरण किया था उस हरण की राशि में से यहां पर इस जो कटौती हुई है उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हरण खाते का शेष हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, और हरण खाते के शेष के लिए एंट्री करते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंश से आप क्या समझते हैं, एक कंपनी कितने प्रकार के अंशों को जारी कर सकती है, संक्षेप में वर्णन कर दीजिए। ठीक है ना, कंपनी के अंश छोटे छोटे टुकड़ों या भागों में बटे होते हैं जिन्हें हम लोग अंश कहते। तो एक कंपनी कितने प्रकार के अंशों को जारी कर सकती है। ठीक, तो एक कंपनी, हमने आपको शुरू में बताया था कंपनी के 2 प्रकार के अंश होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो उन अंशों को के बारे में यहां पे हमको वर्णन करना है। समता अंश, ठीक है ना, जिसे हम लोग साधारण अंश कहते हैं। ठीक, पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश जिसे प्रेफरेंस शेयर करते हैं। पूर्वाधिकार अंश हमारे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, शोध पूर्वाधिकार अंश, अशोध पूर्वाधिकार अंश, विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश, अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। उसके बाद है हमारा परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश और अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। इस प्रकार से एक कंपनी के अंश होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए एक रोटरी क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया गया है। ठीक है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, रोकड़ शेष से प्रारंभ हुआ है और रोकड़ शेष पे समाप्त हुआ है। ठीक, इसके आधार पर आप लोगों को ठीक यहां पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, इसको देख करके आपको प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और यहां पर कुछ उनसे संबंधित कुछ आपकी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है। 2019 के अंत में 8,000 तथा 2020 के अंत में 12,000 चंदे के अप्राप्त थे। वेतन 31 2019 और 5,000 अदद थे। 31 2019 को क्लब के पास विनियोग 24,000, फर्नीचर 20,000 था, खेलों का सामान 40,000 का था। फर्नीचर पे 20% था, खेलों पे सामान पे 25% हरास लगाने के बाद 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का आपको आय व्यय खाता बनाना है। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पूंजी कोष ज्ञात करना है। पूंजी कोष ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें पिछले साल का सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक ना, बैलेंस शीट के लिए हम प्राप्ति एवं भुगतान खाते से कुछ मदों को लेना पड़ेगा जिनके आधार पर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट बना के पता करेंगे कि हमारे पास पिछले वर्ष कितना पूंजी कोष था। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास रोकड़ शेष पिछले साल का 4,600 रुपये होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद पिछले साल का आप देखेंगे यहाँ पे 2019 का चंदा दिया हुआ है 8,000 रुपये, इसको ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना,
उसके बाद 2019 का 4,000 रुपये आपका यहां पर दिया हुआ है, इसको ले लेंगे। उसके बाद देख लेंगे हमारे पास संपत्तियां कितनी हैं पिछले साल में, तो यहां पे देखेंगे 2019 को क्लब के पास विनियोग 24,000 है, फर्नीचर 20,000 और खेल का सामान 40,000, ये पहले से इनके पास है। इनको लेकर के हम ओपनिंग बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 30 का लास्ट चीज देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण के में दिया गया है, यहां के पर आपको आय संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण की गणना करना है। ठीक है ना, 2 वर्ष की मदें दी गई हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लेकर के बनाते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण, जो इनमें अंतर आता है यहीं से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। 90,619 में है, 80,500 हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है पिछले साल था। तो दोनों की तुलना करके जो अंतर आता है ऊपर लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमारा प्रारूप होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारी संपत्तियां डिस्क्रीज होती हैं या हमारी जो भी संपत्तियां इंक्रीज होती हैं या जो भी हमारी लाइबिलिटी डिस्क्रीज होती हैं, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय। तो इस प्रकार से आपके रोकड़ प्रवाह विवरण जो है कि प्रारूप के अंतर्गत बन के तैयार हो जाता है। ठीक ना, इस प्रकार से आपको जो है कि लेखा शास्त्र विषय में जो संभावित प्रश्न है वो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। थैंक यू।